चला जाता है कौन सा, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों भी, बोर्ड की एग्ज़ाम हो या फिर नीट की एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। ये दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पता है क्या, नीट की एग्ज़ाम में ना बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर टाइप मतलब पॉइंट पे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि उस पॉइंट को लेंगे ही लेंगे, वो छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसा ही ये पॉइंट चला जाता है, दैट इज़ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब इस वक्त आपको लगेगा कि मैडम ये क्या सर्च करना है, वी नो दैट द डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, वी नो राइट नाउ दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, बट पहले तो पता नहीं था ना कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है करके, गॉट द पॉइंट। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि जैसे मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हमारे सामने रख दिया था कि उसने बोल दिया था कि कुछ इनहेरिटेंस मटेरियल है, कुछ फैक्टर है, ठीक है। मेंडल ने फैक्टर ये नाम लिखा था, मेंडल ने जीन ये वर्ड नहीं दिया था, जीन नाम तो बाद में आया था 19 के बाद, ठीक है, जब जेनेटिक मटेरियल वगैरह ये कंसेप्ट आया था सामने तब। लेकिन जीन ने बोल दिया था कि मेंडल ने बोल दिया था कि देयर इज सम फैक्टर विच इज इनहेरिटेबल बाय टेंडेंसी, और वो मटेरियल या जो भी कैरेक्टर्स है वो एक पैरेंटल कंडीशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करता है और वही अपना एक जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, ठीक है। लेकिन पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्या है। अब क्या है का मीनिंग क्या, तो जरा सोचो, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात की थी तो हमने वहाँ पे बोल दिया था प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल चला जाता है जो सबसे पहले दुनिया में बना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला अगर कोई बायोमोलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बना है वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा हम बायोमोलिक्यूल के बारे में बोल दे तो वो चला जाता है लिपिड, ठीक है। देन हमारा प्यारा सा बायोमोलिक्यूल जिसको हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हमने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद जब अगर कुछ बना हुआ है तो वो बना है न्यूक्लिक एसिड। क्या वर्ड यूज किया हमने वर्ड यूज किया है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, जिसमें डीएनए एंड आरएनए ये दोनों के दोनों जो है वो चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो भी न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो हमने नाम अभी तक सुने, तो बॉस ये है, इसमें से विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, इसमें से विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल वो ढूंढना पड़ेगा ना हमें, ठीक है ना, वो हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढना होगा साइंटिस्ट ने, तो उसकी प्यारी सी छोटी सी स्टोरी हमें आज यहाँ पे देखनी है कि किस तरीके से एक लेवल करके ये समझ में आया कि बॉस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बोल दिया और न्यूक्लिक एसिड में भी हमें दो न्यूक्लिक एसिड पता है, डीएनए एंड आरएनए, तो विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल वो भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो हमें ये समझना है, हमें एक सर्च देखना है, हमें रिसर्च देखना है कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये कैसे ढूंढ के निकाला। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो भी है वो की है ग्रिफिथ ने। किसने की है, ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का पूरा नाम चला जाता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, देखो फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। इन्होंने बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया भाई, और ये जो भी एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूफ हमारे सामने ईयर में रखा हुआ है 1928। यहाँ पे आपको ईयर याद रखना है, ये कंपलसरी है, नीट में ये ईयर पूछा गया है कि ग्रिफिथ ने जो भी एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था या बताया है वो कौन से ईयर में है, ठीक है ना। और ग्रिफिथ ने ये जो 1928 में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको बोला गया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसका नाम चला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये ग्रिफिथ ने हमारे सामने रखा, तो एग्जैक्टली उन्होंने देखा तो क्या देखा और काम कैसे किया, चलो हम समझने की कोशिश करें उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। ग्रिफिथ ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने यहाँ पे बैक्टीरिया की एक स्पीशीज ले ली, ठीक है।
कौन सा बैक्टीरिया लिया उन्होंने? तो बैक्टीरिया का नाम चला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है ना, क्या नाम चला गया है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगर नाम मैंने न्यूमोनी बोल दिया स्पीशीज, मतलब विच डिजीज इज कॉजिंग बाय दिस बैक्टीरिया, हमने बोल दिया न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तो ये जो भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, ये बैक्टीरिया ले लिया। बट बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि इस बैक्टीरिया में उसके हमें 2 स्ट्रेन्स मिलने लगे। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? वर्ड यूज़ किया है 2 स्ट्रेन्स। बैक्टीरिया एक ही है लेकिन उसके 2 स्ट्रेन मिले, 2 टाइप मिले। कौन से 2 टाइप मिले भाई? एक स्ट्रेन को उन्होंने बोल दिया है रफ स्ट्रेन और दूसरे स्ट्रेन को उन्होंने बोल दिया है स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रफ एंड स्मूथ क्या है? सबसे पहले इसी को हम समझ ले भाई। रफ स्ट्रेन जो भी है वो जब कॉलोनी बनाता है पेट्री डिश में, जैसे बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पे पेट्री डिश में ग्रो करने के लिए रखा, तो पेट्री डिश में जो भी कॉलोनी यहाँ पे बनी है उस कॉलोनी को देखते बराबर, ठीक है ना, ये रफ कॉलोनी जैसा दिखने लगा। ठीक है, मतलब ऐसा स्मूथ, ऐसा सरफेस अपीयरेंस नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने जब इसका कॉलोनी देखा तो इसकी कॉलोनी एकदम स्मूथ थी। तो ये कॉलोनी कैसी बनी है? तो स्मूथ कॉलोनी बनी हुई है। अब एग्जैक्टली रफ एंड स्मूथ जो भी है वो क्यों ऐसे बने हैं उसको समझने की कोशिश करें। हाँ बेटा, जब मैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को मैं यहाँ पे देखूँ और इसके 2 डायग्रामेटिक डिफरेंस को मैं देखूँ, मैंने डायग्रामेटिक बोल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में निकालूँ तो उसका ये आर स्ट्रेन चला जाता है। ठीक है ना, मैं आर स्ट्रेन के बारे में बात कर रही हूँ। इसके अंदर इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए मुझे मिल जाएगा। बाकी जो भी साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम यहाँ पे देखें तो इसका जो सेल वॉल है ना, वो सेल वॉल छोटा सा है, पतला सा है, इस तरीके से। ठीक है ना, ये सेल वॉल जो भी है स्ट्रेप्टोकोकस का, ये छोटा सा पतला सा सच कुछ दिख रहा है, प्रोमिनेंट ऐसा नहीं है, जिसको हम यहाँ पे स्लाइम लेयर वर्ड यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ हमें लिख के रखना है थिन सेल वॉल, ये डिफरेंस पूछा है। लेकिन वही जब मैं यहाँ पे, ठीक है ना, स्लिम लेयर जैसा कुछ है, थिन सेल वॉल चली जा रही है, तो इसका जो भी सरफेस दिखता है ना बाहर से, तो वो सरफेस मुझे रफ दिखने लगता है। ठीक है, लेकिन वही जब मैं यहाँ दूसरी स्ट्रेन के स्मूथ स्ट्रेन के बारे में बात करूँ तो ये स्मूथ स्ट्रेन का सेल है, ये इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए हमने यहाँ पे निकाल दिया। और जब हम इसके सेल वॉल के बारे में बात करें तो इसका सेल वॉल थोड़ा सा थिन है। ठीक है ना, इसका सेल वॉल जो भी है एज कंपेयर टू दैट आर स्ट्रेन, इसका सेल वॉल थोड़ा सा थिन चला जाता है। और वो थिन गया है तो उसका अपीयरेंस थोड़ा सा स्मूथ है। ठीक है ना, जो भी हम देखें बाहर से रफ कंडीशन नहीं दिख रही है, स्मूथ कंडीशन दिख रही है। अब ये थिन सेल वॉल है तो इसको हम कैप्सूल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये स्लाइम लेयर नहीं है, अब मैं प्रॉपरली इसको कैप्सूल लेयर जो भी है वो कैप्सूल लेयर बोल सकती हूँ। मीन्स यहाँ पे जो भी है वो मोटा मोटा थिक सेल वॉल जो है वो थिक सेल वॉल दिखने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस अब कैसे दिखेगा? तो सरफेस एकदम स्मूथ दिखने लगेगा। सरफेस कैसा दिखने लगेगा? सरफेस एकदम स्मूथ दिखने लगेगा। क्या आपको इतना क्लियर है? ठीक है,
इसकी वजह से इसको हमने आर स्ट्रेन बोल के रखा हुआ है और ये चला गया है एस स्ट्रेन। दोनों के दोनों स्ट्रेन है किसके, तो हमने बोल दिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों स्ट्रेन का काम यहाँ पे है, किस बेसिस पे उन्होंने इनको पकड़ा। तो देखो, निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो उसको निमोनिया डेफिनेटली होना चाहिए। जब मैं आर स्ट्रेन का इन्फेक्शन करके देखती हूँ तो यहाँ पे निमोनिया होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोल दिया निमोनिया होता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं स्मूथ स्ट्रेन का इन्फेक्शन दिखाती हूँ या देती हूँ कि स्मूथ स्ट्रेन को इन्फेक्ट किया है, इंजेक्ट किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे निमोनिया हमें दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे निमोनिया हमें दिखने लगेगा। इसका मतलब ही क्या है बॉस, तो ये निमोनिया कॉजिंग है क्या, नहीं। ये निमोनिया कॉजिंग है क्या, हाँ। और इसी डिजीज कॉजिंग है या नहीं है, इस बेसिस पे हम इस स्ट्रेन को नाम देते हैं नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, मतलब निमोनिया नहीं होता है। और दूसरा इसके ही अपोजिट हमने बोल दिया वायरुलेंट स्ट्रेन मीन्स निमोनिया कंपल्सरीली होने ही वाला है। क्या इतना क्लियर हुआ है क्या, अनम्यूट करके आंसर दो मुझे। यस मैम। वेरी गुड। मतलब आर स्ट्रेन इज अ नॉन इन्फेक्शियस नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है ना। और जो भी एस स्ट्रेन है, स्मूथ स्ट्रेन, वो कैसा है, तो हमने बोल दिया बॉस ये वायरुलेंट है, निमोनिया कॉजिंग स्ट्रेन है। अब इसमें भी आपको याद रखना है, इस आर स्ट्रेन को पर्टिकुलरली सिर्फ आर स्ट्रेन के बजाय R2 स्ट्रेन ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। और इस एस स्ट्रेन को, स्मूथ स्ट्रेन को, कैप्सूलेटेड स्ट्रेन को उन्होंने नाम दिया है S3 स्ट्रेन। जिसके ऊपर उन्होंने काम किया था वो 3rd नंबर का था, ठीक है। अब ये जो मैंने कैप्सूल लेयर और ये सब बोल दिया ना, ये कैप्सूल लेयर है क्या, बायोकेमिकल नेचर क्या है इसका, तो बायोकेमिकली अगर हम देखें तो ये पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ पे वो भी चीज हम लिख के रखेंगे, बायोकेमिकल नेचर इसका चला जाता है पॉलीसैकेराइड कंडीशन, ठीक है ना। इसको हम म्यूकस लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइको म्हणजे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, कैलिक्स मतलब आउटर लेयर जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखने वाली है, तो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल वॉल पढ़ा था, जहाँ पे हमने बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी बात की थी, बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, तब, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगेन हमारे सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि बॉस यहाँ पे ये जो भी है आर स्ट्रेन वो निमोनिया क्यों नहीं बना रहा है, ठीक है ना। और ये स्ट्रेन जो है वो निमोनिया क्यों डिजीज क्रिएट कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो चलो हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों का जेनेटिक मटेरियल तो सेम सेम ही दिख रहा है, फिर ऐसा क्या इशू चला जा रहा है भाई। क्या होता है पता है क्या, ये जो नॉन वायरुलेंट या आर स्ट्रेन है ना, ये आर स्ट्रेन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंट्री करता है, इन्फेक्शन देता है, मतलब क्या है, तो बॉडी के अंदर इसकी एंट्री होती है ना। जब ये बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इसकी एंट्री होती है, तो उसके जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है या डिफेंस सेल है, डिफेंस सेल्स मतलब हमने क्या बोल दिया, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो अटैक करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है ना, ठीक है। कि कोई भी अगर आया है, मैक्रोफेजेस है, WBCs है, ये सारे क्या करते हैं, तो पहले कोई आया है, क्या दिखा है, क्या रहे, चलो उसको मार डालो, उसको मैक्रोफेज मीन्स उसको चबा डालो वगैरह वारिस, वो सारी चीजें। अब जैसे ही डिफेंस सेल्स जो भी है, ये डिफेंस सेल इसको तुरंत कैप्चर करती है, रेडी है डिफेंस सेल्स वहां पे कैप्चर करने के लिए,
और डिफेंस सेल्स इसको पहचान लेती है कि बॉस ये ना निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया दिख रहा है, इसको पकड़ो और चबा डालो, नहीं तो बॉडी में निमोनिया का इन्फेक्शन हो सकता है। और वो कैप्चर करके इसको क्या करेगी, डाइजेस्ट कर लेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डाइजेस्ट ही वर्ड दे देती हूँ, इसका मैक्रोफेजिंग हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट करवा देगा, उसको मार डालेगा। हमारी जो भी डिफेंस सेल है वो डाइजेस्ट करेगी, वो उसको किल कर देगी। कैसे पहचाना, क्योंकि सरफेस रफ था, थोड़ा सा थिन लेयर थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी थिन लेयर थी ना कार्बोहाइड्रेट की या म्यूकस की, ग्लाइकोकैलिक्स की, उसकी वजह से कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स जो है वो दिख रहे थे, और उसी प्रोटीन पार्टिकल को पकड़कर हमारी डिफेंस सेल ने इसको कैप्चर किया और उसको मार डाला। ठीक है, अब इसको मार डाला जल्दी से, तो यहाँ पे चांस है क्या आर स्ट्रेन को कि वो वहाँ पे सरवाइव करे और वहाँ पे वो जो भी है वो निमोनिया बनाए। फुर्सत ही नहीं भाई, मार ही डाला दुश्मन ने उनके, व्हाट द पॉइंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन भी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही है। ठीक है, उसने भी बॉडी के अंदर एंट्री किया, लेकिन एस स्ट्रेन के पास ये जो अपना डिफेंस सेल है ना, ये डिफेंस सेल, डिफेंस मैकेनिज्म इसको तुरंत कैप्चर नहीं कर पा रहा है, नॉट एबल टू कैप्चर। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है, नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इवन कि बॉस ये डिजीज कॉजिंग सेल हो सकता है करके। ठीक है, और ये रिकॉग्निशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, उसकी मोटी मोटी लेयर बनी है, कैप्सूल लेयर वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन दे रही है। और ग्लाइकोकैलिक्स जो भी है हमारी बॉडी में भी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में भी है, क्योंकि प्रोटीन अपने इंडिविजुअलिटी शो करते हैं कि वो हमारे बॉडी का प्रोटीन है कि बाहर का प्रोटीन है करके। लेकिन कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से अपनी इंडिविजुअलिटी शो नहीं कर पा रहे। ग्लूकोज जो भी है वो बैक्टीरिया का ग्लूकोज और हमारी बॉडी का ग्लूकोज सेम टू सेम रहेगा। ठीक है ना, बैक्टीरिया का माल्टोज, हमारा माल्टोज सेम टू सेम। बैक्टीरिया में जो लैक्टोज है वही लैक्टोज हमारी बॉडी में भी होगा। तो कार्बोहाइड्रेट बाहर से आया है, फॉरेन मटेरियल का है कि हमारी बॉडी का है, ये डिफेंस मैकेनिज्म जल्दी क्लिक नहीं कर पाती। उनको हमेशा क्लिक करवाने के लिए या पर्टिकुलर वायरस के ऊपर, फॉरेन बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए प्रोटीन कंटेंट ही चाहिए। और यहाँ बिकॉज ऑफ द कैप्सूल लेयर जो कि ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ है, एक मोटी मोटी कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसैकेराइड की लेयर बनी पड़ी है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो भी डिफेंस सेल है, WBC है, इस एस स्ट्रेन को जल्दी पकड़ नहीं पा रहे हैं, और एस स्ट्रेन वहाँ पे सरवाइव कर लेता है हमारी बॉडी में। और जैसे ही उसने सरवाइव कर लिया, ठीक है, तो सरवाइव करने के बाद बल्ले बल्ले हो गई उसकी, और बल्ले बल्ले हो गई तो उसने वहाँ पे न्यूमोनिया दे दिया, व्हाट द पॉइंट। तो एट द एंड रिजल्ट जो भी है उसकी बॉडी, हमारी बॉडी में उसकी कॉलोनी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, और फाइनली रिजल्ट आया है निमोनिया। क्या आपको आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ है क्या, वो बताओ, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ मैम। वेरी गुड। अब इतना मैडम ने बताया है, हम तो एक्चुअली देख रहे हैं कि जेनेटिक सर्च करना है हमें, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन फिर भी ये चीज इतनी बोली है, मतलब कंपलसरी है कि मुझे इसको याद रखना है। नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन जो भी है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रेन उन्होंने लिए, हमने दोनों स्ट्रेन की खासियत यहाँ पे देख ली। अब चलो हमें देखना है बॉस, इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है ना, ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली कैसा था। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उन्होंने तो बैक्टीरिया ले लिया। बैक्टीरिया कौन सा हमने बोल दिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसकी आर स्ट्रेन हमने बोली है और उसकी एस स्ट्रेन हमने बोल दी। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, R2S3 ऐसे ही याद रखते जाएंगे। ये दोनों स्ट्रेन ले लिया, उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा मटेरियल, भाई किसी को इन्फेक्शन देना पड़ेगा ना, कोई तो चाहिए वहां पे, तो डायरेक्टली ह्यूमन बींग के ऊपर काम करेंगे क्या, क्योंकि उसको तो मार भी डालना है, देखना है कैसा होता है क्या होता है। तो ऐसे वक्त लेबोरेटरी में हमेशा यूज किया जाता है चूहा। ठीक है ना, दैट मीन्स उन्होंने यहाँ पे इसके साथ साथ लिए है कुछ माइस, व्हाट द पॉइंट। तो ये दोनों जो भी चीजें हैं वो दोनों चीजें उन्होंने ली, और यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। अब जो भी सेटअप किया है, तो सेटअप में उन्होंने जो भी है वो 4 चीजें ली हैं। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त उन्होंने 4 स्टेप्स जो भी है वो 4 स्टेप्स फॉलो की है।
अब देखते हैं कौन सी 4 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 ही बोल देंगे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने लिया है कौन सा स्ट्रेन, यहाँ उन्होंने लिया S2 स्ट्रेन, पूरा लिख देती हूँ, ठीक है ना। मैं S2 स्ट्रेन को इस तरीके से गोल गोल बना देती हूँ, ठीक है। इसका इंजेक्शन उन्होंने लिया है, इसको इंजेक्शन में भरा है बाकायदा, ठीक है ना। S2 स्ट्रेन जो है उसको इंजेक्शन में भर दिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ लिया है माइस, माइस एक नॉर्मल माइस लिया उन्होंने, उस पर भी कुछ देखना नहीं था, हेल्दी अच्छा खासा माइस था, ठीक है। और इस माइस को उन्होंने नाम रख दिया, बोल दिया अब टोनी बोल दो, अब इसको नाम रखना है, तो टोनी नाम का एक माइस ले लिया बॉस। ये टोनी की आंखें हैं, ये पैर है टोनी के, और ये पूंछ चली गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उन्होंने ये चीज ले ली, ये हुआ उनका एक सेट। सेट नंबर 2 के पास जाके देखें हम, सेट नंबर 2 पे उन्होंने क्या लिया है, तो रफ स्ट्रेन ले लिया, जिसको हम R3 स्ट्रेन ऐसा ही याद कर रहे हैं, ठीक है। इस रफ स्ट्रेन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, आपको भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है, और उसको भी इंजेक्ट किया है माइस में, ठीक है ना। तो माइस का नाम तो यहाँ पे टोनी था, अब यहाँ पे दूसरा माइस निकालते, टोनी के साथ जॉनी लिख देते हैं भाई, इसका भी इंजेक्शन भर लो, इस R स्ट्रेन का इंजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जॉनी आ गया है, ये जॉनी की पूछ, ठीक है। अब दोनों को रखा, बढ़िया सा खाने पीने के लिए दिया, प्यार से खिलाया, दोनों मस्त खेल रहे थे, ठीक है। उनकी पूछ पे यहाँ पे लिख के रखा था, एक कुछ ऐसे लगा के, ये है टोनी, फिर यहाँ पे पूछ पे कुछ लगाया है, ये है जॉनी, ठीक है। इस तरीके से दोनों को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद जो भी है, उन्होंने देखा कि बॉस ये माइस क्या कर रहा है, मजे से खेल रहा है क्या है। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि ये जो टोनी है ना उसकी मौत हो गई, ये जो टोनी है ना उसकी मौत हो गई बॉस, ठीक है। जॉनी को बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोने लगा, ठीक है, क्योंकि जॉनी अभी भी जिंदा था, जॉनी अभी भी कैसा था, तो अभी भी वो जिंदा कंडीशन में था, लेकिन टोनी मर गया। टोनी के वहां पे लिखा हुआ था कि इस पे S स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया है, जॉनी को R स्ट्रेन का दिया है, मतलब कंफर्म हो गया बॉस, S इज द वायरुलेंट स्ट्रेन, जो निमोनिया होता है, देखा क्यों मर गया, तो निमोनिया हुआ था इसलिए मर गया, ठीक है। और ये है नॉन वायरुलेंट कंडीशन, ये नॉर्मल सिचुएशन, ये नॉर्मल स्टेप्स जो भी है उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म की। क्या आपको ये दोनों स्टेप समझ में आई है क्या बच्चों, ये बताओ मुझे पहले। यस मैम। वेरी गुड। उसके बाद थर्ड स्टेप के बारे में बात करें हम। थर्ड उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो S2 स्ट्रेन था ना, इस S2 स्ट्रेन को हीट किया, ठीक है। हीट करने की वजह से अब ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, मर जाएगा। वेरी गुड। तो अब मैं इसको लिखती हूँ SHK, हीट किल्ड, क्या इतना क्लियर। यस अब ये मैम। मर गया है, तो ये कैसे रहेगा, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में रहेगा, पूरा नहीं रहेगा ना, मर गया, उसके टुकड़े टुकड़े बन गए, क्योंकि सारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इसको बॉईल करो तो बस क्या हो जाता है, टुकड़े बनते हैं उसके, तो ये हो गया इसके। अब इसका फिर से उन्होंने इंजेक्शन बनाया है, ठीक है ना, उन्होंने फिर से इसको इंजेक्शन में भर दिया। फिर उन्होंने क्या किया है, इस हीट किल्ड को यहाँ रॉबिन जो है उसको इंजेक्ट किया, एक तीसरा माइस ले लिया, ठीक है ना। कौन सा माइस बोल दिया हमने, रॉबिन, इसका नाम हमने रख दिया रॉबिन, ठीक है, ठीक।
अब जॉनी को बोल दिया, जॉनी तू अकेला हो गया था खेलने के लिए, ये देखो ये भी आ गया है। फिर इसको ऑब्जर्व किया बॉस क्या होता है, देखा तो 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, खाना देते जा रहे हैं, दोनों माइस मस्ती करते जा रहे हैं, मज़े लेते जा रहे हैं, और ये भी एंजॉय कर रहा है। तो रॉबिन भी सेफ था। क्यों सेफ था भाई? भले ही हमने वायरुलेंट डाल के रखा था, लेकिन ये वायरुलेंट जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था ना, है ना? वो डिस्ट्रॉय हुआ था बिकॉज ऑफ द हीट किल कंडीशन। हीट दिया था इसलिए वो टूट गया था, और टूटी हुई चीज क्या निमोनिया कॉजिंग कंडीशन पे रखेगी? कोई निमोनिया नहीं हुआ वहां पे, ठीक है ना? निमोनिया वहां हुआ ही नहीं, और वो मजे से दोनों जीने लगे, रॉबिन और कौन था, जॉनी। देन यहाँ पे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे उन्होंने क्या किया, ये जो SS2 स्ट्रेन है जो कैसा है, हीट किल्ड है। देखो हाँ, ठीक से देखना स्टेप नंबर 4 को। ये जो SS2 स्ट्रेन है जो हीट किल्ड कंडीशन पे है, इसको लिया, मतलब ये टुकड़े टुकड़े इसके ले लिए, ठीक है, और इसको लिया है R3 स्ट्रेन के साथ, ठीक है ना? मुझे लगता है ये S3 है और R2 है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे R2 स्ट्रेन के साथ इसको ले लिया, S3 स्ट्रेन को, ठीक है। अब ये तो जिंदा है, ये तो हिट किल्ड वाला कंडीशन है, लेकिन ये तो नॉर्मल स्ट्रेन था, ठीक है। इनका मिक्सचर किया, और इनका मिक्सचर यहाँ पे उन्होंने इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन में भरा दोनों के मिक्सचर को। पहले दोनों का मिक्सचर किया एक टेस्ट ट्यूब में, फिर इंजेक्शन में भर दिया, ठीक है। एंड देन उन्होंने माइस को लिया। अब माइस कौन सा लिया बॉस? तो उन्होंने फिर से कोई भी एक माइस, आपको कोई नाम लेना है या ऊपर का एक नाम रिपीट करूं, बताओ? हम कोई कोई नाम ले। पसंदीदा नाम, कोई नाम लेना है, क्या नाम लेंगे? टोनी हो गया, जॉनी हो गया, रॉबिन हो गया, लूसी। हाँ। हाँ, ये लूसी नाम की माइस, ठीक है ना? तो इस लूसी को ले लिया उन्होंने, टिकली लाउन देते, ठीक है, ओके। अब इसको भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया, भाई शी इज लूसी, इसको ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने देखा, उनको लगा R2 तो जो भी स्ट्रेन है वो कैसा है, नॉन वायरुलेंट कंडीशन पे है, और S3 स्ट्रेन जो है वो खुद ही कैसा है, मरा पड़ा है, हिट किल्ड कंडीशन पे है। हमने ऊपर देखा था कि माइस यहाँ तो जिंदा है, कोई इशू नहीं है। फिर उन्होंने एक्सपेक्टेशन यही रखा कि लूसी भी जिंदा रहेगी, बड़े मज़े में रहेगी, ठीक है। जॉनी एंड रॉबिन के साथ लूसी को छोड़ दिया था दोस्ती करने के लिए, तीनों खुशी से रहने लगे थे वहाँ पे। और अचानक से क्या हुआ, ये लूसी को निमोनिया हो गया और लूसी वहाँ पे मर गई, ठीक है। दोनों को बहुत बुरा लगा, जॉनी एंड रॉबिन को, ठीक है। अब ये मर कैसे गई बॉस? यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, जब लूसी को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें उसकी ब्लड के सैंपल में देखा ना, उन्होंने निमोनिया की वजह से मरी, कि क्या हुआ एग्जैक्टली, हुआ तो निमोनिया था। भाई निमोनिया हुआ कैसे? R2 स्ट्रेन है जो नॉन वायरुलेंट कंडीशन पे चला जाता है, एस है जो मरा पड़ा है, तो एग्जैक्टली हुआ कैसे? जब ब्लड सैंपल उन्होंने टेस्ट करके देखा तो उनको इसके ब्लड सैंपल में S3 स्ट्रेन जो भी है वो दिखने लगा, और वो भी जिंदा, ठीक है ना? ये कैसे है? तो ये वायरुलेंट कंडीशन के स्ट्रेन वहां पे दिखने लगे, और फिर उन्होंने देखा बॉस ये आर स्ट्रेन कहाँ गायब हुआ, आर स्ट्रेन दिख ही नहीं रहा था। तो इससे उन्होंने ये पूरे ब्लड सैंपल, और इससे ग्रिफिथ ने बोल दिया देयर इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में हुआ क्या, तो दिस आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू द एस स्ट्रेन। क्या इतना क्लियर?
तो आर दिख ही नहीं रहा है, एस दिख रहा है, डाला तो आर था, आर जिंदा था, एस के टुकड़े पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी आर इज कन्वर्टेड इनटू एस। तो यहाँ पे आर का ट्रांसफॉर्मेशन जो एस में हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहाँ पे आया हुआ है भाई? तो ये सारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो मिला कहाँ से है? एस से मिला हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर ही, इसी के बेस पे आर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एस, ये उन्होंने समझाया। तो अब चलो देखते हैं, ये जो S3 स्ट्रेन था ना, जो कैसा था? हिट किल्ड कंडीशन पे था। इसके पूरे टुकड़े पड़े थे यहाँ पे। टुकड़ों में क्या क्या था? तो हम देखें, टुकड़ों में मुझे प्रोटीन मिला, यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ आरएनए दिखा टुकड़ों में, और उसके साथ साथ जो भी है डीएनए दिखा है। इसमें से कोई तो भी एक मटेरियल था जो इस R2 स्ट्रेन के साथ अटैक करने लगा, और अभी R2 स्ट्रेन के अंदर वो चला गया। ठीक है ना, मैंने अंदर चला गया ऐसे बोला है, और उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ? तो यहाँ फाइनली SS3 स्ट्रेन बनने लगा। मतलब ये जो R स्ट्रेन रफ कॉलोनी दिखा रहा था, जहाँ पे कैप्सूल नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो कैप्सूल दिखने लगा, और कैप्सूल का प्रोटेक्शन आ गया है। डिफेंस मैकेनिज्म उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वो अपनी कॉलोनी बढ़ाते जाएगा और निमोनिया बनाते जाएगा। तो ये है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कि बॉस यहाँ पे एक बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की वजह से अपने स्ट्रेन को दूसरे स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्या आपको ये क्लियर हुआ है क्या? बताइए बच्चों। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो ये जो सबको क्लियर हुआ है, एक ही बच्चा यस बोल रहा है। आपको ना थ्योरी में ये क्वेश्चंस पूछेंगे, हाँ, एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करके, तो ग्रिफिथ का ये पूरा आपको प्रॉपरली लिख के बताना है। अब मैंने तो नाम वगैरह बताया, आप डायरेक्टली माइस बोल सकते हो। ठीक है, नाम लिखना है नाम लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है वैसे ही एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली 4 स्टेप में एक्सप्लेन करना है, लिखना है बाकायदा। ठीक है, एंड फाइनल कंक्लूजन देना है। व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? तो ग्रिफिथ इन दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed strain bacteria. और कैसे हुआ? तो there is a something the transforming content, transforming substance which has been absorbed by the rough bacteria. और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस आया कहाँ से है? क्या रहने वाला था बाजू में? तो एस कंटेंट ही रहने वाला था। तो एस स्ट्रेन का कोई भी एक मटेरियल, कोई भी मतलब प्रोटीन, आरएनए या डीएनए, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमें नहीं पता इस वक्त। ठीक है, उसने एंट्री की और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म किया। ये हुआ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। नाउ हमें सेकंड कंटेंट पे जाना है, लेकिन फिर भी एक बार मैं फाइनली पूछती हूँ, क्या ग्रिफिथ ने 1928 में ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने रखा और प्रूफ किया है कि बिकॉज ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, ठीक है, द आर बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म इनटू द एस बैक्टीरिया एंड कॉजिंग निमोनिया इनटू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपको क्लियर हुआ है क्या बच्चों? फिर से एक बार बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि एक एक स्टेप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। कृतिक, क्या आपको क्लियर हुआ है क्या? आपका माइक ऑन नहीं है, मैं यहाँ पे आती हूँ, बताओ मुझे, मैसेज डाल दो। कृतिक, क्या आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया है? लगता है सो गया है। ये हुआ प्रूफ कि कृतिक कहीं गायब हो गया है। चल नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें। आप लोग तो हो? Yes, अब yes. चलो, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट इस पे बात करें। अब देखो यहाँ ना ग्रिफिथ ने बता दिया देयर इज अ समथिंग मटेरियल, लेकिन वो मटेरियल है कौन सा भाई? वो प्रोटीन है क्या, वो आरएनए है क्या, वो डीएनए है क्या, समझना पड़ेगा ना अपने को। मतलब नेक्स्ट जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है वो देखना था व्हाट इज द बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट जो भी है, जो हमारे सामने एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने रखा हुआ है 1944 में, उसको समझेंगे। तो लिखो फटाफट। सेकंड नाम चला जाता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लिखो। ठीक है। अब ये जो भी एक्सपेरिमेंट है बायोकेमिकल नेचर ही हमें देखना है, कैरेक्टराइजेशन मतलब आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, उसमें से समझना है बस। ठीक है, तो उसी को हमें समझना है यहाँ पे। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे ये सेटअप किया है 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर। टीम थी 3 साइंटिस्ट की। कौन से साइंटिस्ट थे? तो ये पूरा नाम लिखेंगे, अवेरी, ओसवाल्ड अवेरी। लिखो। देन मैक्लियोड, कॉलिन मैक्लियोड। ठीक है, एंड मैककार्टी, मैकलिन मैककार्टी। ठीक है, और ये 3 साइंटिस्ट जो भी है इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। वो ईयर कौन सा है? 1944। मुझे इस ईयर को याद रखना है। 1928 बाय ग्रिफिथ, 1944 बाय अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। हम यही वर्ड याद रखेंगे, अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ठीक है, इन्होंने हमें एक्चुअली बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीन है, वो आरएनए है, या वो डीएनए है। क्या इतना क्लियर है? क्योंकि सबसे पहले जो भी है ना, अगर मैं इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि प्रोटीन सबसे पहले बना है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, और सबसे लास्ट बना है डीएनए। सॉरी, तो सबको लग रहा था कि प्रोटीन ही है वो जेनेटिक मटेरियल जो कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। ठीक है ना, ये प्रायर कंसेप्ट था। वह मतलब जो भी साइंटिस्ट थे उनके थॉट में सबसे पहले यही था कि नहीं नहीं ये प्रोटीन है, क्यों इतने झमेले कर रहे हो, ये प्रोटीन है वगैरह वगैरह। लेकिन भाई प्रूफ के साथ ही तो बात करनी पड़ती है, प्रोटीन है भी या नहीं है वो भी देखना है। तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली काम किया। देखो, अब इन्होंने काम करते वक्त जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ही यूज़ किया। मतलब वही स्ट्रेन जो है उसी स्ट्रेन को यहाँ पे लिया है। ठीक है ना, उसी स्ट्रेन को लिया है। ठीक है, अब कौन सा स्ट्रेन यहाँ पे लिया? तो उन्होंने यहाँ लिया है S3 स्ट्रेन, क्योंकि वो तो वायरुलेंट कंडीशन पे है, उसी के ऊपर हमें बात करनी है। R स्ट्रेन डेफिनेटली लेना ही है। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने S स्ट्रेन को क्या किया बॉस? S स्ट्रेन के पहले टुकड़े टुकड़े किए। ठीक है ना, मैंने क्या बोल दिया, इसको डाइजेस्ट किया। ठीक है, ये जो भी S स्ट्रेन है इसको पहले हीट किल कंडीशन पे दिया, और इसके सारे बायोकेमिकल नेचर जो भी है वो प्यूरिफाई किए, और यहाँ सेपरेट किए हैं प्यूरिफाइड बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। कौन से बायोमोलिक्यूल इसके प्यूरिफाई किए? तो पहला आया है प्रोटीन, प्रोटीन को अलग से निकाल के रखा। ठीक है, ये S3 टाइप का प्रोटीन है। ठीक, फिर उन्होंने S हिट किल से बाजू में किया आरएनए। ठीक है, फिर उन्होंने वहाँ से बाजू में किया डीएनए।
सेंट्रीफ्यूगेशन कंडीशन से हम ये तीनों मटेरियल को, तीनों मॉलिक्यूल को अलग अलग डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्या इतना क्लियर है बच्चों को? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है ना। अब यहाँ पे उन्होंने ना इसको बाजू में रख दिया, वे, ठीक है ना। ये रखने के बाद उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स लिए। ये हुई हमारी पहली स्टेप, मतलब उन्होंने जो भी परफॉर्म की वो फर्स्ट स्टेप। उनकी सेकंड स्टेप कौन सी थी, तो उनकी सेकंड स्टेप थी यहाँ पे उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिए। ठीक है ना। क्या वर्ड यूज किया बच्चों, मैंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्ड यूज किए। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम रहेगा, तो वो रहेगा प्रोटीएज। ठीक है। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम रहेगा, तो हम बोलेंगे आरएनएज। और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम रहेगा, हम बोलेंगे डीएनएज। देखो, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बाय देयर वर्क। अगर मैं आरएनएज को डालूं तो आरएनएज सिर्फ आरएनए का कटिंग करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा, वो प्रोटीन और डीएनए को टच नहीं करेगा। वैसे अगर मैं प्रोटीएज डालूं तो वो प्रोटीन मटेरियल को कट डाउन करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, वो आरएनए और डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है, क्या वो बताए बच्चों? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है ना। ओके, तो ये जो भी है उन्होंने इतना यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम लिए। देन उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेप क्या था इसका, मतलब जो भी मटेरियल जमा कर रहे हैं वो थर्ड स्टेप में अब यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है R2 स्ट्रेन। क्या लिया है, R2 स्ट्रेन। और ये R2 स्ट्रेन लिविंग कंडीशन में ही रहने वाला है बस, ठीक है। और इसको 3 टेस्ट ट्यूब में भर के रखा, ठीक है। R2 स्ट्रेन जो भी है वो लिविंग कंडीशन में है और इसका कल्चर बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी टेस्ट ट्यूब नंबर 1। ठीक, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें भी R स्ट्रेन उन्होंने भर के रखा है। और यहाँ पे भी टेस्ट ट्यूब है, उसमें भी कल्चरल मीडियम में उन्होंने R स्ट्रेन भर के रखा हुआ है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ये कल्चरल मीडियम में R स्ट्रेन भरा पड़ा है। ऐसे 3 उन्होंने ले लिए, A, B एंड C, ये 3 टेस्ट ट्यूब। क्या आपको ये तीनों टेस्ट ट्यूब समझ में आए हैं? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ, मतलब जैसे मैं बोलूँ टेस्ट ट्यूब नंबर A, जहाँ पे प्रोटीन था, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब नंबर A, इसमें उन्होंने डाला प्रोटीन, ठीक है ना। और प्रोटीन किसका था, एस टाइप का प्रोटीन था, ठीक। प्रोटीन डालने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ उन्होंने एस टाइप का जो भी है वो क्या डाला है, आरएनए भी डाल दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने एस टाइप का डीएनए जो है उसको भी डाला। अब देखो मैं थोड़ा सा ना अलग तरीके से आपको समझा रही हूँ, हम इसी तरीके से लेंगे, कोई इशू नहीं। टेस्ट ट्यूब ए ले लिया, उसमें ये तीनों कंटेंट जो भी है वो डाल दिए, ठीक है। आर स्ट्रेन तो यहाँ पे बैठा पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने एंजाइम डाला हुआ है प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम डाल दिया, प्रोटीएज। फिर उन्होंने दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने फिर से ये तीनों कंटेंट ले लिए, हीट किल्ड कंडीशन जो है उसको डाली, यहाँ पे भी एस का प्रोटीन डाल दिया, एस का आरएनए डाला है, एस का डीएनए डाला है, ऐसे समझे। और इसके साथ साथ यहाँ पे एंजाइम डला हुआ है आरएनएज, और आर स्ट्रेन तो इसके अंदर है ही है,
ठीक है ना। फिर उन्होंने टेस्ट ट्यूब नंबर सी लिया, टेस्ट ट्यूब नंबर सी के वहाँ पे उन्होंने क्या किया बॉस, तो अगेन हमने बोल दिया प्रोटीन डला हुआ है, आरएनए डला हुआ है और डीएनए डला हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे एंजाइम डला हुआ है डीएनएज। यहाँ पे हमने कौन सा बोल दिया था, प्रोटीएज। अब यहाँ इंक्यूबेशन पीरियड रखा, क्या वर्ड यूज किया मैंने वर्ड यूज किया इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब एस स्ट्रेन की सारी चीजें हैं वहाँ पे और आर स्ट्रेन भी वहाँ पे है। इंक्यूबेट करने के लिए रखा, इंक्यूबेट मतलब कुछ टाइम दे दिया पर्टिकुलरली, टाइम देने के बाद इस टेस्ट ट्यूब से उन्होंने कुछ मटेरियल को निकाला, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इस आर स्ट्रेन को देखा कि बॉस ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ है क्या, तो उन्होंने बोल दिया हाँ, ये आर स्ट्रेन जो भी है ये एस स्ट्रेन में चेंज हो गया है, पॉजिटिवली चेंज हुआ है। मतलब प्रोटीएज है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो इसका प्रोटीन मटेरियल काम नहीं कर रहा है, लेकिन आरएनए और डीएनए यहाँ पे काम कर रहा है। प्रोटीन, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी आर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द एस, मीन्स प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हुआ है फिर भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हुआ है। क्या मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोला वो आपको समझ में आया है क्या? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब दूसरे इसमें जाए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या होता है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आरएनएज है, आरएनएज किसको डाइजेस्ट करेगा भाई, वो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे प्रोटीन और डीएनए दोनों अभी भी जिंदा है। यहाँ पे आरएनए और डीएनए जिंदा था फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें आरएनए मर गया है, डाइजेस्ट हो गया है, क्योंकि आरएनएज वहाँ पे डाल के रखा हुआ है, लेकिन प्रोटीन और डीएनए दोनों जिंदा है। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ ये समझ में आया, देखा कि क्या ये आर जो है वो एस में ट्रांसफॉर्म हुआ है क्या, एस में चेंज हुआ है क्या, हाँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है एंड आर इज सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म इनटू द एस। मतलब आरएनए भी वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है, क्योंकि आरएनए को डिस्ट्रॉय करके देखा तो भी रफ स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू द स्मूथ स्ट्रेन। अब चलो तीसरे इसमें देखते हैं कंफर्मेशन के लिए। तीसरे इसमें उन्होंने डीएनए डाल के रखा था, डीएनए किसको डाइजेस्ट करता है, तो डीएनए इस डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। मतलब जिंदा कौन है, प्रोटीन जिंदा है, एंड काम कौन कर रहा है, आरएनए वहाँ पे काम कर रहा है, प्रोटीन एंड आरएनए दोनों भी है। जब इन्होंने यहाँ पे इस आर स्ट्रेन को देखा कि बॉस ये आर स्ट्रेन एसिड स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ है क्या, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखे। आर स्ट्रेन एज यूजुअल कंडीशन पे आर स्ट्रेन ही था, यहाँ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हुई है। और यहीं पे हमें इसका बायोकेमिकल कैरेक्टर या बायोकेमिकल नेचर समझ में आया है। तो व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर चला गया है डीएनए। तो बेसिकली जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो भी जेनेटिक फैक्टर है, वो कौन सा है, तो वो है डीएनए। वो प्रोटीन भी नहीं है, वो आरएनए भी नहीं है, लेकिन कंफर्मली वो डीएनए है। अब साइंटिस्ट को प्रोटीन क्यों लग रहा था, क्योंकि प्रोटीन सबसे पहले बना हुआ है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो, ठीक है ना। उसके बाद बना था आरएनए और उसके बाद फाइनली बना हुआ था डीएनए। लेकिन फाइनली डीएनए बना है और डीएनए ही है जिसके वजह से एक्चुअली एक जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन एज सेम टू सेम कॉपी में बना पा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज द डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये इस सेकंड एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है। और एक्सपेरिमेंट को हमने क्या बोला था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये एक्सपेरिमेंट 1944 में सक्सेसफुली हमारे सामने एक्सप्लेन किया था बाय 3 साइंटिस्ट,
अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया है क्या बच्चों, ये बताओ। Yes, ma'am. वेरी गुड। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी है वो कुछ डाउट्स है कि हम आगे बढ़े। डाउट मुझे अभी पूछने हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं जा पाऊंगी ना। उन्नति, तनु, कृतिक एंड प्रवीण, मुझे बता। प्रवीण निको से। प्रवीण ये स्टूडेंट है कि फादर के इससे किया है? फादर किससे किया है मैम? वो सुजल है, न्यू स्टूडेंट है। ओके, थोड़ा सा दिखाइए बेटा, आपका वीडियो ऑन करके दिखाइए प्लीज। हेलो, परमैन, डोरेमोन, कौन है ये? नोबिता। नोबिता। नोबिता अपना वीडियो ऑन करो।